नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इग्नू मॉनिटर में। आज हम लेके आए हैं इग्नू के ESO 16 के 4th चैप्टर को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 4th चैप्टर है सामाजिक जनसंख्या की। सामाजिक जनसंख्या की मतलब समाज में जितनी भी जनता है उनका आंकड़े या उनको जोड़ना, भाई किस तरह से मृत्यु दर, जन्म दर इत्यादि, ठीक है, ये होती है सामाजिक जनसंख्या की। समाज के लोगों को डाटा इकट्ठा करना। अब हम देखते हैं उद्देश्य। भारत में सामाजिक समस्या के सामाजिक जनसंख्याकी के विभिन्न आयामों की चर्चा की गई है। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप भारत में जनसंख्या की परिस्थिति के विभिन्न आयामों यथा जनसंख्या का आकार और विकास, प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर और जनसंख्या की आयु तथा लिंग संरचना का वर्णन, भारत में जनसंख्या की परिस्थिति के इन आयामों के निर्धारक तत्व और परिणामों की व्याख्या, परिवार नियोजन और परिवार कल्याण की अवधारणा तथा परिवार नियोजन की स्वीकृति में आने वाली बाधाओं की परीक्षा, भारत की जनसंख्या नीति की ताज़ा स्थिति का विवरण और उसकी व्याख्या, ताज़ा उपलब्धियों के आलोक में परिवार कल्याण कार्यक्रम के भविष्य की संभावनाओं के वर्णन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो अब देखते हैं हम प्रस्तावना। जनसंख्या की शब्द लैटिन शब्द डोमोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है लोग। इस तरह संख्या की जनसंख्या का विज्ञान है एक और जनसंख्या की आकार, संरचना, लक्षणों, मानव आबादी में परिवर्तनों और क्षेत्रीय वितरण से संबंधित मात्रात्मक अध्ययन है। दूसरी ओर जनसंख्या विकास के अंतर्निहित कारणों अथवा निर्धारक तत्वों से भी संबंधित है। यह जनसंख्या घटक और परिस्थितियां, साथ ही उनमें जैविकीय, सामाजिकीय, आर्थिक और राजनीतिक विन्यास के संदर्भ में आते परिवर्तनों की व्याख्या करने का प्रयास करता है। सामाजिक जनसंख्या की जनसंख्या घटक को मुख्यतः सामाजिक स्तर पर देखा है। तो दोस्तों, जनसंख्या की शब्द लैटिन शब्द है और यह डोमोस से लिया गया है, जिसका सीधा अर्थ होता है लोग। इस तरह जनसंख्या का विज्ञान। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में जनसंख्या का आकार और विकास। भारत जैसे विकासशील देश में जनसंख्या का आकार और विकास जनसंख्या की घटक के महत्वपूर्ण अवयव हैं। इनका हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हम अपनी चर्चा जनसंख्या के आकार और विकास एवं इसके सामाजिक आर्थिक परिणामों से प्रारंभ करेंगे। जनसंख्या का आकार विकास। भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला देश है। इसकी आबादी 2001 की जनगणना के अनुसार 103 करोड़ है। 1991 के बाद की जनगणना बाद जनसंख्या में 18 करोड़ की वृद्धि हुई। इसका मतलब यह हुआ कि भारत में प्रति वर्ष लगभग 1 करोड़ 8 लाख लोगों की बढ़ोतरी हुई। यह ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से भी ज़्यादा है। तो दोस्तों, भारत जो हमारा देश है यह विश्व में चीन के बाद सर्वाधिक आबादी वाला देश है। मतलब पूरे विश्व में चीन में सबसे ज़्यादा आबादी है, उसके बाद भारत आता है और यह हर साल बढ़ोतरी होती जाती है। बहुत ज़्यादा की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है जन्म दर। और जिसे हम एक एग्जांपल लें कि जो ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है उसकी जनसंख्या से भी ज़्यादा हर साल बढ़ोतरी होती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। भारत की जनसंख्या आज़ादी के बाद 2 गुने से भी ज़्यादा बढ़ी। आज़ादी के बाद 1951 में प्रथम जनगणना में जनसंख्या 36 करोड़ थी, जिसमें 1941 से 1951 के दशक में वार्षिक वृद्धि की और औसत दर 1.25% इंगित की गई, जहां 1991 से 2001 में वृद्धि वार्षिक औसत 2.1% है और डेकोडल वृद्धि पर 21.32% है। जनसंख्या परिवर्तन के निर्धारक तत्व 3 तथ्य किसी भी देश की जनसंख्या के आकार में परिवर्तन के कारक होते हैं: जनन क्षमता, मृत्यु दर और देशांतरण। इन तथ्यों से अंतिम देशांतरण भारतीय संदर्भ में जनसंख्या वृद्धि में कोई अहम भूमिका नहीं निभाता। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि अन्य 2 तथ्यों जनन क्षमता
और मृत्यु दर की विस्तार से चर्चा की जाए तो आगे देखते हैं हम। जनसंख्या के आकार और विकास के परिणाम। भारत की जनसंख्या का आकार स्वयं ही चौंकाने वाला है और वह ऊंची दर से बढ़ रहा है। विकास कार्यक्रमों के माध्यम के गहन प्रयासों के बावजूद उपलब्धियां बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पा रही। प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की पैदावार की इन वर्षों में बढ़ोतरी हुई, किंतु जनसंख्या की ऊंची दर के कारण प्रति व्यक्ति वृद्धि दर क्षीण हो रही। इन वर्षों में आवास की कमी में भी वृद्धि हुई। स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा का वांछित स्तर प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए राष्ट्रीय उत्पादन की वास्तविक वृद्धि की प्रवृत्ति प्रति व्यक्ति आय में परिलक्षित नहीं हो पा रही। बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी से संबंधित स्थिति यह दर्शाती है कि रोजगार बाजार इस बढ़ती हुई विशाल श्रम शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ है। जनसंख्या वृद्धि दर अत्यधिक ऊंची भी प्रतीत हो सकती है, तथापि जब यह विशाल जनसंख्या के आधार पर लागू किया जाता है तो जनसंख्या में यह वृद्धि पर्याप्त चौंकाने वाली है। मतलब दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ, जो जनसंख्या परिवर्तन है, देश की किसी भी देश की जनसंख्या आकार में परिवर्तन के कारक होते हैं। 3 कारक होते हैं। पहला जनन क्षमता, दूसरा मृत्यु दर और तीसरा है देशांतरण। अगर हम भारत की बात करें तो देशांतरण भारत में ज़्यादा नहीं हो रहा। रही 2 चीज़ें, जन्म क्षमता और मृत्यु दर, यह बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। जनन क्षमता। जनन क्षमता का मापन प्रारंभ में बहुत संतानोत्पादकता और जनन क्षमता के मध्य अंतर स्पष्ट करना आवश्यक है। बहुसंतानोत्पादकता का तात्पर्य पुनः उत्पादन के शारीरिक सामर्थ्य से है और जनन क्षमता व्यक्ति एवं समूह के वास्तविक प्रजनन क्रियाओं से संबंधित है। जहाँ बहुसंतानोत्पादकता का कोई सीधा मापन नहीं है, जनन क्षमता का अध्ययन जनन के आंकड़े से लिया जा सकता है। स्थूल जन्म दर जन्म क्षमता एक महत्वपूर्ण मापन है, जिसके लिए केवल जीवन जन्म अर्थात बच्चे जो जीवित जन्म लेते हैं उनका हिसाब रखा जाता है। स्थूल जन्म दर की गणना कैलेंडर वर्ष के दरमियान एक विशेष क्षेत्र में जीवित जन्म को उस वर्ष के मध्य वर्ष की जनसंख्या से विभाजित कर दिया जाता है। स्थूल जन्म दर सामान्यतः प्रति 1000 जनसंख्या से दर्शाया जाता है। यह आंकड़े आगे हैं। देखा कि जनन क्षमता दर का मापन किस तरह से, कि जो स्थूल जन्म दर है यह क्या होता है, जितने भी जीवित बच्चे होते हैं उनको आंकड़े लेना, तो उसी को हम स्थूल जन्म दर बोलते हैं। अभी आगे चलते हैं। स्थूल जन्म दर जनसंख्या वृद्धि दर में जनन क्षमता के योगदान की ओर सीधा इशारा करता है। यह कतिपय कमियों से प्रभावित होता है, खासकर इसलिए कि यह संख्या उस पूरी जनसंख्या को सूचित करती है जिसमें पुरुष साथ ही अल्पवयस्क और अतिवयस्क औरतें सम्मिलित है, जो जैविकीय रूप से संतानोत्पादन करने में सक्षम नहीं हैं। कतिपय ऐसे अधिक परिमार्जित जनन क्षमता मापक भी हैं तो इन कमियों से रहित हैं तथा सामान्य जन्म दर, अव्यवस्था, विशेष जन्म दर इत्यादि, किंतु वे हमारी चर्चा के विषय नहीं हैं। आगे देखते हैं हम भारत में जनन क्षमता का स्तर और प्रवृत्तियाँ। अन्य विकासशील देशों की तरह भारत में स्थूल पर्याप्त उच्च रहा है। 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में भारत के लिए संभावित जन्म दर 49.2 प्रति 1000 था। 1951-61 के दशक में तो हमारी आज़ादी के बाद यह दशक है, जन्म दर में 4 बिंदुओं की गिरावट आई और यह लगभग प्रति 1000 जनसंख्या 45 थी। 1961 से इसी तरह, यद्यपि बहुत तेज़ी से नहीं हुई, फिर भी लगातार गिरावट होती रही। नमूना पंजीकरण विधि के आंकलन को 1988 में भारत में जन्म दर 31.3 प्रति 1000 जनसंख्या रही। उसी वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में जहां यह 32.8 प्रति 1000 थी, शहरी क्षेत्रों में 26.0 प्रति 1000 जनसंख्या थी। नमूना पंजीकरण विधि के अनुसार 2002 में भारत में जन्म दर 25.8 प्रति 1000 थी। राज्य स्तर पर इसमें व्यापक विभिन्नताएं पाई गई। दोस्तों, भारत में जन्म दर स्तर को किस प्रकार की प्रवृत्तियां थी, उनको किस तरह से बचाया जाए, किस तरह से बढ़ाया जाए, किस तरह से कम किया जाए, तो
इसमें अलग अलग जो ये आंकड़े बताए गए हैं ये हमारे पूरे देश के बताए गए हैं, लेकिन जो राज्य हैं राज्यों के स्तर पर इसमें अलग अलग भिन्नता पाई गई है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। उच्च जन्म क्षमता के निर्धारक तत्व भारतीय स्त्रियों के उच्च प्रजनन क्षमता को कई तथ्य प्रभावित करते हैं। इनमें से कुछ तथ्य हैं जिनमें हम आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म को छोड़कर दुनिया का हर धर्म अपने अनुयायियों को जन्म देने और वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अतः यह एकदम से आश्चर्यजनक नहीं है कि भ्रामक धारणा और धर्मों तथा सामाजिक संस्था द्वारा प्रबलता से समर्थित उच्च क्षमता की प्रवृत्ति ने पारंपरिक भारत में परिवार के आकार के स्तर को अपने हिसाब से तय किया। दूसरा तथ्य है जो उच्च जन्म क्षमता को आधार प्रदान करता है वह है वैवाहिक संस्था की सार्वभौमिकता। हिंदुओं में एक पुरुष से यह आशा की जाती है कि वह अपने जीवन के विभिन्न पड़ावों के अपने कर्तव्यों को पूरा करे। विवाह ऐसा ही एक कर्तव्य माना जाता है। हिंदू औरतों के लिए विवाह आवश्यक समझा जाता है क्योंकि वे मात्र इसी संस्कार के अधिकारी हैं। यद्यपि हिंदू पुरुष के जीवन में कई संस्कार होते हैं। हाल के वर्षों तक भारत में प्रथा के अनुसार हिंदू लड़कियों की शादी उनकी रजास्वली होने से पूर्व ही कर दी जाती है। आज भी बावजूद इस कानून के 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की शादी नहीं हो सकती, उनकी शादी इससे पूर्व ही कर दी जाती है। भारत में परंपरागत रूप से स्त्रियां कम उम्र से ही बच्चों को जन्म देने लग जाती हैं और जब तक जैविक रूप से इसके अयोग्य नहीं हो जाती ऐसा करती रहती हैं। हर परंपरागत समाज की तरह भारत में भी बच्चों को जन्म देने पर काफ़ी जोर दिया जाता है। समाज उस औरत को तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखता है जो संतानोत्पत्ति नहीं करती। वस्तुतः नई बहू परिवार में अपनी अंधकारपूर्ण स्थिति से तभी निकल पाती है जब वह एक बच्चे को, खासकर लड़के को जन्म देती है। तो दोस्तों आपने देखा कि जो जन्म क्षमता है, हमारी उच्च जन्म क्षमता की वह भारत में किस तरह से बढ़ रही है कि जैसे कई धर्म हैं जिनमें जनन क्षमता बच्चे पैदा करने का जोर दिया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा जैसे हिंदू धर्म में है कि शादी के बाद बच्चे पैदा करना ज़रूरी है। ठीक है, और लड़कियां हैं उनकी उम्र भी इस तरह से है कि 18 वर्ष से होने से पहले ही उनकी शादी कर दी जाती है और उनकी जैविक क्षमता अधिक होती है, जिस कारण से वे ज़्यादा जब तक वह इसके अयोग्य नहीं हो जाती वह यह काम करती रहती हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। आगे है इस तरह भारतीय समाज में अधिक बच्चे पैदा करना सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक मूल्य है। भारतीय नारियों की जन्म क्षमता अधिक है। बहुधा बच्चों की संख्या सीमित रखने पर कोई आर्थिक अभिप्रेरण नहीं होता क्योंकि जन्म देने वाले माता पिता के जिम्मे अपने बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने की तब तक जवाबदेही नहीं होती तब तक वृहत्तर परिवार के जिम्मे परिवार में जन्मे सभी बच्चों की अधिक देखरेख की संयुक्त भागीदारी होती है। इन सभी कारकों को अलग थलग करके देखा जा सकता है। वास्तव में यह अनेक कारकों का सम्मिश्रण है जो भारत में उच्च जन्म दर में अपना योगदान देते हैं। उच्च जनन क्षमता के तथ्यों के संबंध में विचार करते हुए यह भी आवश्यक है कि परंपरागत भारतीय मान्यताओं पर भी ध्यान दिया जाए। तो दंपति के संतानोत्पत्ति से संबंधित व्यवहार को प्रभावित करता है। भारतीय उपमहाद्वीप में संतानोत्पन्न सार्वभौम रूप से प्रचलित है और इसका गर्भ धारण पर एक निषेधात्मक प्रभाव पड़ता है। कतिपय वर्जनाएं भी आसन प्रसव अवधि के बाद होने वाले समय में प्रचलित है। जन्म देने के समय माता पिता के घर खासकर महिला पहली बार जाने का प्रचलन भी देश के कई भागों में सामान्य है और इसमें जन्म के बाद पति पत्नी के बीच संपर्क होने में रुकावटें आती हैं जिससे गर्भधारण की प्रक्रिया टलती है। महीने के कुछ खास दिनों में भी संपर्क प्रतिबंधित होता है। सामान्यतः यह भी जानकारी में आया कि दादी नानी बन जाने के बाद भी कोई और संतानोत्पत्ति करती है तो उसकी स्थिति हास्यास्पद हो जाती है। कि देखा गया कि कुछ धर्मों में इस तरह की नियम भी बनाए गए हैं कि जिससे संतानोत्पत्ति ज़्यादा न हो सके, क्योंकि देखा गया है कि जब बच्चा होने के बाद वह अपने घर जाती है तो उस समय कुछ ब्रेक मिल जाता है। ठीक है, जिससे कि वह मतलब
अपने आसपास नहीं हो पाए सामान्यतः, ठीक है, गर्भधारण नहीं कर पाती दोबारा से। फिर महीने के कुछ दिन भी आते हैं जिनमें वह भी सामान्यतः जानकारी की प्रतिबंधित है, ठीक है, संपर्क करना प्रतिबंधित है। और एक बात ये भी है कि जब दादी नानी बन जाने के बाद भी कोई औरत संतान उत्पत्ति नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वह ऐसा करती है तो उसकी स्थिति बहुत ही हास्यास्पद हो जाती है, माना जाता है आज के समाज में हमारे में। तो देखिए आगे देखते हैं उच्च जनन क्षमता के परिणाम। देश की जनसंख्या समस्या को व्यापक रूप से प्रभावित करने के अलावा उच्च जनन क्षमता परिवार और समाज के को कई तरह से प्रभावित करती है। औरतें अपने उत्पादक जीवन के सर्वोत्तम वर्षों में संतान उत्पत्ति और उनके लालन पालन पोषण बंद जाती हैं। इस तरह से वे अपनी क्षमता के प्रदर्शन और आत्म विकास के अन्य माध्यमों को ढूंढने से वंचित रह जाती है। यह कुंठा को जन्म दे सकता है। अत्यधिक संतानोत्पत्ति उसके स्वयं के और उसके बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। बहुत से बच्चों की देखभाल करना ऐसी औरतों के क्षीण शारीरिक और मानसिक शक्ति पर अतिरिक्त रूप से तनाव डालता है। बड़े परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी परिवार के कुमाऊं व्यक्ति पर अतिरिक्त भार डालता है। न्यूनतम जीवन यापन के लिए निरंतर संघर्ष से थकने लगता है। दैनिक जीवन की समस्याओं से बचने के लिए वह शराब आदि व्यसनों का सहारा ले सकता है, जो परिवार की आर्थिक भावनात्मक स्थिति को भी बर्बाद कर डालता है। कि दोस्तों आपने देखा कि जो उच्च जनन क्षमता है हमारे देश में वह एक भयावह रूप ले रही है, जिससे कि देखो ज़्यादा ज़्यादा संतान उत्पत्ति होगी तो माँ बाप पर एक प्रभाव पड़ता है, जिससे कि वह अपने आत्म विकास के माध्यमों को ढूंढने से वंचित रह जाते हैं। ठीक है, अत्यधिक संतानोत्पत्ति से स्वयं में बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बच्चों से देखभाल करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और जिससे कि शारीरिक और मानसिक स्थिति पहुंचने का खतरा रहता है। ठीक है, और रही बात बड़े परिवार के जो भरण पोषण करने के लिए जो कमाने वाले व्यक्ति होता है उस पर भी जीवन यापन करने का बोझ बढ़ जाता है, जिससे कि वह अपनी थकावट को दूर करने के लिए नशीले पदार्थों का सेवन करता है, शराब का सेवन करता है, मद पदार्थों का सेवन करता है, जिससे कि वह अपने घर को बर्बाद करने में हिचकिचाता नहीं है, क्योंकि वह उसके अंदर एक मानसिक तनाव होता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों हम मृत्यु दर जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। अब हम मृत्यु दर के कुछ महत्वपूर्ण आयामों की चर्चा करेंगे। मृत्यु दर का मापन। मृत्यु दर के विश्लेषण में मृत्यु दर के बहुत से साधनों का उपयोग किया जाता है। मृत्यु दर की प्रक्रिया सामान्यतः जानकारी के लिए मृत्यु दर के 3 मूल साधनों का वर्णन करना पर्याप्त है। स्थूल मृत्यु दर, जन्म से जीवन की आशा और नवजात शिशु मृत्यु दर। ठीक है, स्थूल मृत्यु दर क्या होती है दोस्तों? स्थूल मृत्यु दर एक कैलेंडर वर्ष में हुए संपूर्ण पंजीकृत मृत्यु उस वर्ष के मध्य वर्ष में संपूर्ण जनसंख्या का 1000 से गुणित अनुपात होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम स्थूल जन्म दर की तरह मृत्यु दर भी कतिपय कमियां हैं। मुख्यतः चूँकि यह जनसंख्या के विभिन्न समूहों के मृत्यु दरों के अनुभवों को समाहित करता है। उम्र और लिंग संरचना का इसमें ध्यान नहीं रखा गया। उदाहरण के लिए हम देखें तो किसी ऐसे देश की स्थूल मृत्यु दर जिसमें बड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा उतनी ही होगी जितनी किसी दूसरे देश की, जहां बुढ़ापे का यह अनुपात काफ़ी कम है। इन देशों की मृत्यु दर की परिस्थितियों को समान नहीं माना जा सकता। अतः यह आवश्यक है कि आयु की मृत्यु दरों की गणना की जाए और स्त्री और पुरुषों की अलग थलग रिपोर्ट प्रकाशित की जाए। जन्म से जीवन की प्रत्याशा। जन्म के आधार पर जीवन की प्रत्याशा मृत्यु दर के स्तर की अच्छी माप है, क्योंकि यह जनसंख्या की आयु संरचना से प्रभावित नहीं होती। औसत जीवन प्रत्याशा पद यह इंगित करता है कि खास समय व खास स्थान पर जहां वह अध्ययन किया जा रहा है प्रतिवर्ष हो रहे विशेष आयु की मृत्यु दर के खतरों के मध्य एक नवजात के औसत जीवन का या समान वर्ष में पैदा हुए नवजात शिशु समूहों के औसत जीवन की आशा कितनी है। यह तरीका गणना करने के अर्थ में जटिल है, किंतु समझना आसान है। नवजात मृत्यु दर जनसांख्यिकी में
नवजात की परिभाषा इस प्रकार दी जाती है कि वे सभी बच्चों को अपने जीवन के प्रथम वर्ष में उन्होंने अपने प्रथम जन्मदिन की औपचारिकता को पूरा नहीं किया। नवजातों का अध्ययन पृथक रूप से किया जाता है क्योंकि जीवन के प्रथम वर्ष में मृत्यु दर निर्विवादित रूप से उच्च है। भारत जैसे देश में जहां स्वास्थ्य की परिस्थितियां अच्छी नहीं हैं, सभी मृत्यु दर में नवजातों की संख्या श्रेष्ठ है। उस तरह नवजात मृत्यु दर को बहुधा किसी देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थिति और जीवन का स्तर निर्धारित करने वाले सूचक के रूप में देखा जाता है। भारत में मृत्यु दर का स्तर और उसकी प्रवृत्ति 1921 तक भारत में स्थूल मृत्यु दर पर्याप्त उच्च थी, जो 1911-21 के दशक में सर्वाधिक हो गई, जिसका मुख्य कारण था 1918 में इन्फ्लुएंजा महामारी से 1,50,00,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, यह बहुत ही खतरनाक महामारी थी। जिस प्रकार अभी कोरोना है, इसी तरह से यह भी एक इन्फ्लुएंजा जो कि बहुत ही घातक महामारी थी, जिसमें 1.5 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी भारत में। 1911-21 से 1971 से 81 तक 60 वर्षों के दरमियान वार्षिक औसत दर 48.6% हजार जनसंख्या से गिरकर 14.9 प्रति हजार जनसंख्या हो गई, अर्थात 69% से ज़्यादा की गिरावट आई। नमूना पंजीकरण विधि का यह इंगित करता है कि वर्ष 1988 में के लिए यह मृत्यु दर 11.0 प्रति हजार जनसंख्या थी। वर्ष 2000 में स्थूल मृत्यु दर घटकर 8.5 प्रति हजार हो गई। तो देखा दोस्तों आपने कि धीरे धीरे किस तरह से मृत्यु दर कभी बढ़ी कभी घटी, लेकिन अभी हाल में 2000 में स्थूल मृत्यु दर में घटकर 8.5 प्रति हजार हो गई है। गिरते मृत्यु दर की निर्धारक तत्व क्या हैं, देखते हैं अब हम। भारत में मृत्यु दर में आई गिरावट का प्रमुख कारण विकसित देशों से आयातित लोक स्वास्थ्य बीमारी की रोकथाम के उपाय हैं, जिनमें DDT छिड़काव, संक्रामक बचपन की बीमारियों तथा टीबी, पोलियो, टाइफाइड, हैजा की रोकथाम के लिए पेनिसिलिन और वैक्सीन आदि शामिल है। खतरनाक रोग प्लेग और चेचक का पूर्ण रूप से सफाया कर दिया गया। स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा का देश के विभिन्न भागों में विस्तार। चिकित्सा विज्ञान की प्रगति ने भारत में मृत्यु दर कम करने में व्यापक योगदान दिया है। भयावह अकालों का असर भी रोकथाम और राहत के कार्यों के द्वारा काफ़ी कम किया गया है। मृत्यु की दर को और कम करने के लिए अभी और बहुत कुछ करना बाकी है। जैसे दोस्तों, मृत्यु दर को कम करने के लिए सरकार ने क्या क्या तरीके अपनाए कि जो बाहर की है ना, भारत से बाहर के देशों में उन्होंने जो दवाइयाँ थी, जो बीमारियों को ख़त्म करने के लिए बेस्ट दवाई थी अच्छी, तो उनको मंगाया गया। ठीक है, जैसे DDT छिड़काव करवाया उन्होंने। जितनी भी संक्रामक बीमारियाँ थी बच्चों में थी, जैसे टीबी थी, पोलियो, टाइफाइड, इनको रोकथाम के लिए पेनिसिलिन वैक्सीन तैयार कराई गई। ठीक है, इस तरह से इसको रोका गया। मृत्यु दर के परिणाम अब देखते हैं हम। गिरती मृत्यु दर और बढ़ती जन्म दर को समानुपातिक न्यून जन्म दर के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। मृत्यु दर में आई कमी जनसंख्या वृद्धि की तीव्रता का प्रमुख कारण रहा। बढ़ती हुई जन्म दर के आधार पर औसत जीवन प्रत्याशा का परिणाम है। बूढ़ों के अनुपात में वृद्धि। वर्तमान समय में भारत में बूढ़ों का प्रतिशत 6.49 विकसित देशों जितना ऊंचा नहीं है। यद्यपि कुल संख्या पर्याप्त उच्च है, हमारे देश में बूढ़े व्यक्ति आवश्यक रूप से पारिवारिक आमदनी या राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में मदद नहीं करते। उनके भोजन एवं स्वास्थ्य या चिकित्सा देखभाल का खर्च वहन करना पड़ता है। जब संयुक्त परिवार के द्वारा पूरी मदद नहीं की जाती तो यह भार समाज के हिस्से में आ जाता है। सरकारी राशि से वृद्धों के लिए वृद्धावस्था पेंशन अथवा स्तन्य पालन घर उपलब्ध कराए जाते हैं। अनेक राज्यों ने सीमित मात्रा में वृद्धों के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू कर दी है। भारत जैसे गरीब देशों में इस प्रकार के उपायों को अमल में लाने के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। दोस्तों, जैसे कि गिरते मृत्यु दर के जो परिणाम हुए
वे ऐसे हुए कि जो हमारे देश में है ना, बूढ़े व्यक्ति की बहुत ही आमदनी थी, लेकिन जैसे जैसे वह बूढ़े होते गए तो राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में मदद नहीं मिली, लेकिन उल्टा ही राष्ट्रीय आय पर उनका भार गिर गया। जैसे कि उनको वृद्धावस्था पेंशन दी गई, वृद्धाश्रम खोले गए, स्तनय पालन घर बनाए गए, ठीक है। तो इस प्रकार से मृत्यु दर को ना कि घटने की बजाय वहीं रुक गई है। भारत में नवजात मृत्यु दर के स्तर और प्रवृत्ति। 1969 में भारत में नवजात मृत्यु दर 140 प्रति हजार जीवित जन्म दर के समान ही उच्च थी। 1989 में जन्म मृत्यु दर 100 प्रति हजार जीवित जन्म दर से कम हो गई। सन 2000 तक 20 प्रति हजार जीवित जन्म के नवजात मृत्यु दर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए की गई, ठीक है। आगे देखते हैं हम नवजात मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर के निर्धारक तत्व। नव प्रसूतिक अवधि के दौरान मृत्यु दर के निर्धारक पश्चात प्रसूतिक अवधि 1 से 11 महीने की अवधि के मध्य बालपन की अवधि के साथ अर्थात 1 से 4 वर्ष के मध्य अवधि पर्याप्त फर्क है। नव प्रासूतिक मृत्यु दर में जैविकीय तथ्य निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। ये तथ्य भी अंत में विकसित तथ्यों के रूप में जाने जाते हैं। देखते हैं अभी हम, यह ज्ञात है कि उच्च प्रासूतिक मृत्यु दर तब होती है जब माँ 18 वर्ष से कम अथवा 35 वर्ष की उम्र की हो, जबकि सामान्यतः 4 से ज़्यादा और 2 जन्म के मध्य का अंतर 1 वर्ष से कम है। ये परिस्थितियाँ हमारे देश में सामान्य हैं, जो उच्च नवजात मृत्यु का कारण बनती हैं। देखा दोस्तों आपने कि मृत्यु दर किस तरह से किस टाइप में किस उम्र में होती है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा निर्दिष्ट मानक यह स्पष्ट करता है कि 2500 ग्राम से कम वजन के बच्चे के ऐसा बच्चा समझना चाहिए जिनके मरने की ज़्यादा संभावना होती है, और उन पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। 24 से 37% तक भारतीय बच्चे 2500 ग्राम से कम वजन के होते हैं, जिनका कोई खास देखरेख की संभावना नहीं होती। सामान्यतः गर्भवती महिलाओं की भलाई के लिए किए जाने वाले नवप्रासूतिक उपचार सावधानी की हमारे देश में कमी है। इस तरह यह संभव नहीं है कि अधिक खतरे में पड़ी महिला को चिन्हित किया जा सके, जिन्हें विशेष सावधानी की आवश्यकता है। जो बच्चे पैदा नहीं हुए उन्हें धनुष्टंकार से उन्मुक्त करने के लिए टेंटाइस टॉक्साइड इंजेक्शन दिया जाए, और गर्भवती महिला को रक्त की कमी से बचाने के लिए आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां दी जाएं। एक माँ जिसमें खून की कमी होती है वह कम वजन के बच्चे को जन्म देती है, जिसके जीवित रहने की संभावनाएं क्षीण होती हैं। उच्च सफाई की परिस्थिति और जन्म के समय चिकित्सा संबंधी सावधानी सुनिश्चित नहीं है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। प्रसव सामान्यतः पाई दाई अथवा के द्वारा किसी बुजुर्ग महिला से कराया जाता है। अभी भी हमारे देश के हर भाग में प्रशिक्षित दाई उपलब्ध कराने की योजना नहीं पहुंच पाई है। तो बच्चों की कतिपय बीमारियों से प्रतिरक्षित करने के अवसर से वंचित रखा जाता है, जिसने उनमें नवप्रासूतिक मृत्यु दर की संभावना बढ़ जाती है। देखा दोस्तों आपने कि कहा गया कि जो नवप्रासूतिक मृत्यु दर है वो किस तरह से बढ़ती है, कि एक तो एज के अकॉर्डिंग होता है कि बहुत कम एज में बच्चे को जन्म देना तो बच्चे को खतरनाक होता है, और WHO ने बताया कि 2500 ग्राम से कम वजन के बच्चे को मर जाने की ज़्यादा संभावना होती है। लेकिन भारत में 24 से 37% ऐसे बच्चे होते हैं जिनका वजन 2500 ग्राम से कम होता है, ठीक है, लेकिन उनकी कोई देख रेख नहीं की जाती, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा तो यही प्रॉब्लम हो सकती है एक तो, और दूसरा कि जो ग्रामीण एरिया होता है वहाँ पे अप्रशिक्षित दाई होती हैं, जिन्हें ज़्यादातर नॉलेज नहीं होती कि किस तरह से क्या करना चाहिए, तो वह वहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब नवप्रासूतिक अवधि के बाद बाल मृत्यु दर। नवप्रासूतिक अवधि के बाद
बाल मृत्यु दर को प्रभावित करने वाले कारण सामान्यतः जैविक या नहीं होते, अपितु पर्यावरण और इसके प्रति वैविध्य प्रक्रिया की उपज हैं। ये कारक भी बहिर्जात तथ्य के रूप में जाने जाते हैं। बचपन की सामान्य बीमारी, डिफिथीरिया, कुकर खांसी, मिजल्स, पोलियो, साथ ही अक्षय रोग का नवप्रासूतिक अवधि के बाद और बाल मृत्यु दर को प्रभावित करने में काफ़ी बड़ी भूमिका होती है। इन बीमारियों के कारण होने वाली मृत्यु को रोका जा सकता है, किंतु या तो प्रतिरक्षण सेवा ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है, अथवा ग्रामीण आबादी अथवा अज्ञानता और अंधविश्वास के कारण अथवा निरपेक्षता के कारण उसे स्वीकार नहीं मिल पाती। पोषण की कमी एक अन्य तथ्य है जो बाल मृत्यु दर को प्रभावित करती है। 1981 में किए गए एक अध्ययन में राष्ट्रीय पोषण संस्थान ने यह पाया कि लगभग 85% 4 वर्ष से कम आयु के बच्चे कुपोषण का शिकार थे, जिनमें से लगभग 6% गंभीर रूप से कुपोषित थे। इन कुपोषित बच्चों में डायरिया या अन्य दुर्बल जातीय रोगों के होने की संभावना अधिक होती है, जिससे बाल्यावस्था की बीमारियों का आक्रमण हो सकता है। यह दूषित परिधि जब तक शैक्षिक और सेवा कार्यक्रम के द्वारा तोड़ा नहीं जाएगा, तब तक उच्च नवजात और बाल मृत्यु दर जारी रहेगी। उच्च नवजात और बाल मृत्यु दर के परिणाम क्या हुए? जहाँ कहीं भी नवजात और बाल मरणशीलता अधिक है, वहाँ प्रजनन भी अधिक है। पति पत्नी जीवित बच्चों की संख्या देखते हैं, न कि जन्मे बच्चों की संख्या। उच्च नवजात बाल मृत्यु दर के कारण लोग इस आशा के चलते कि इनमें से कुछ तो जीवित रहेंगे और जवान होकर उनका सहारा बनेंगे, काफ़ी बच्चे पैदा करते हैं। साथ ही जब एक बच्चा मरता है, माता पिता इसका स्थान पर दूसरा बच्चा यथाशीघ्र लेने की चेष्टा करते हैं। यह भी ज्ञात है कि नवजात बच्चे की मृत्यु होने से स्तनपान के कारण गर्भधारण में जो प्राकृतिक अवरोध होता है वह समाप्त हो जाता है। उस स्थिति में उसके गर्भधारण करने की संभावना बढ़ जाती है और जनन क्षमता को बढ़ाती है। इस प्रकार नवजात और बाल मरणशील की उच्च दर माता पिता को भावनात्मक चोट देने के अलावा उच्च जन्म क्षमता का कारण भी बनती है, जिससे संख्या की समस्या उत्पन्न होती है। इन बच्चों की देखभाल और देश की बेहतर के लिए कुछ करने से पूर्व ही काल कवलित हो जाते हैं भी देश के ऋण स्रोत पर काफ़ी प्रभाव डालते हैं। यहाँ फिर से याद दिलाने की आवश्यकता है दोस्तों कि किसी के नवजात मृत्यु दर उस देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति और जीवन के स्तर का सूचक है। आयु और लिंग संरचना। आयु और लिंग किसी जनसंख्या के बुनियादी अथवा जैविक गुण हैं। ये लक्षण अथवा गुण न केवल संख्या की संरचना को प्रभावित करते हैं, अपितु जनसंख्या की सामाजिक और राजनीतिक संरचना को भी प्रभावित करते हैं। आयु और लिंग में महत्वपूर्ण तथ्य हैं क्योंकि वे सामाजिक स्थिति को सूचक हैं। समाज में हर व्यक्ति की आयु और लिंग पर आधारित खास स्थिति होती है। परिस्थिति और भूमिका सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होती है और एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में भिन्न भिन्न होती है। एक संस्कृति के अंदर परिस्थिति और भूमिका समय के साथ बदल जाती हैं। भारत में आयु संरचना, निर्धारक और परिणाम। भारत एक प्राचीन देश है दोस्तों। यहाँ 0 से 14 वर्ष आयु के बच्चों की आबादी सबसे ज़्यादा है और 50 से ऊपर आयु के लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 1991 की जनसंख्या गणना के अनुसार भारत में बच्चों की निर्भरता अनुपात 6.7.2 था, यानी कि 15.59 आयु समूह के कामकाजी 100 लोगों को 0 से 14 वर्ष के आयु समूह के 67.2 बच्चों का भरण पोषण करना पड़ता है। इसी प्रकार भारत में बुजुर्ग लोगों की निर्भरता 12.2 है। किसी जनसंख्या की आयु संरचना जनन क्षमता के स्तर, मृत्यु दर व देशांतरण से निर्धारित की जाती है। इन तीनों तथ्यों में देशांतरण किसी जनसंख्या की आयु संरचना को तभी प्रभावित कर सकता है जबकि देशांतरित किसी एक वर्ग समूह को हो और देशांतरण का अनुपातिक अधिक हो। भारत में बच्चों की आबादी ज़्यादा है क्योंकि जन्म दर उच्च और जन्म बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है।
और बच्चों का अनुपात बढ़ा है और दूसरी ओर आर्थिक रूप से देशों में जन्म मृत्यु दर की वजह से कम बच्चे पैदा होते हैं। निम्न जन्म दरों का परिणाम होता है वयस्कों के अनुपात में वृद्धि। किसी जनसंख्या का तब तक कारण रहता है जब तक कि वह अधिकांश लोगों तक नहीं होता। अब देखते हैं हम लिंग संरचना। लिंग संरचना का मापन किसी जनसंख्या की आयु संरचना का अध्ययन करने के लिए सामान्यतः दो तरीके अपनाए जाते हैं। जनसंख्या में पुरुष का प्रतिशत या पुरुष अनुपात, लिंग दो अनुपात। दोनों तरीकों में लिंग अनुपात जनसंख्या के अध्ययन के लिए प्राय उपयोग किए जाते हैं। पहला है भारत में लिंग अनुपात और इसके निर्धारक तत्व। बहुत से देशों में सामान्यतः कुल जनसंख्या का लिंग अनुपात औरतों के पक्ष में है, अर्थात जनसंख्या में पुरुषों की अपेक्षा औरतों की संख्या अधिक है। जब परिस्थिति दूसरी होती है अर्थात तब जनसंख्या में औरतों की संख्या अपेक्षा पुरुष ज़्यादा होते हैं, तब यह आसान माना जाता है। जनगणना उपलब्ध जनसंख्या आंकड़ा निर्दिष्ट करता है कि भारत में लिंग अनुपात सदैव औरतों के विपरीत रहा है, अर्थात प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या 1000 से कम रही। वास्तव में लिंग अनुपात लगातार गिरा है। 1951 और 1918 की जनगणना में सुधार अंकित किया गया, किंतु 1991 की जनगणना में 5 अंकों की गिरावट। 1981 में 934, 1991 में 929 अंकित किया गया। 2001 में महिला लिंग अनुपात 933 था, जो 1991 की जनगणना से बेहतर स्थिति थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम दोस्तों परिवार नियोजन और परिवार कल्याण। भारत में परिवार नियोजन, परिवार कल्याण की अवधारणा प्राय सुनने में आती है। इससे क्या अभिप्राय हैं? परिवार नियोजन और परिवार कल्याण की अवधारणा। परिवार के स्तर पर परिवार नियोजन का अर्थ है सिर्फ इच्छित संख्या में बच्चों का होना और जब उनकी चाहत हो। इस तरह परिवार नियोजन से अभिप्राय परिवार के स्रोतों को समता भर परिवार को सीमित रखना, साथ ही बच्चों के मध्य उचित अंतर बनाए रखना दोनों हैं। परिवार नियोजन का अनुकूलन स्पष्ट रूप से पति पत्नी के गर्भ निरोधन के चेतन प्रयास की इच्छा करता है। सामाजिक आंदोलन के रूप में परिवार नियोजन का तात्पर्य अनुकूल वातावरण तैयार कर लोगों के बच्चा पैदा करने की धारणा को उनके संगठित प्रयास द्वारा परिवर्तित करता है। जन्म नियंत्रण आंदोलन, जैसा कि इससे आरंभ में कहा गया था, का उद्देश्य औरतों को अतिशय पैदा करने से मुक्त करना था और इसे औरतों की आत्म निर्णय के अधिकार द्वारा मुक्ति दिलाने के रूप में देखा गया था। परिवार नियोजन कार्यक्रम की गतिविधियों के एक समान समूह को समाहित करता है जो समय के साथ बच्चे पैदा करने की प्रवृत्ति में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से चलता है। परिवार नियोजन कार्यक्रम का उद्देश्य या तो औरतों या उनके बच्चों के स्वास्थ्य परिस्थिति को सुधारना अथवा जन्म दर करना और इस तरह देश की जनसंख्या नियंत्रण नीति के साथ बहुत से देश परिवार नियोजन के स्वास्थ्य दृष्टिकोण पर जोर देते हैं। परिवार नियोजन कार्यक्रम के कतिपय अवयव हैं। सूचना, शिक्षा, संप्रेषण गतिविधियाँ, गर्भ निरोधकों की आपूर्ति और सेवाएं, अधिकारियों का प्रशिक्षण, शोध, प्रशासकीय ढांचा। जब सरकार स्वयं को परिवार और समुदाय के संपूर्ण कल्याण को बढ़ाने के लिए परिवार नियोजन के माध्यम से प्रतिबद्ध होती है तो कार्यक्रम शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रसूति और बाल सावधानी परिवार नियोजन व पोषण के साथ विस्तृत गतिविधियों को समाहित कर लेता है। 1977 से भारतीय परिवार नियोजन कार्यक्रम समस्या के कल्याणकारी उपाय पर ज़्यादा जोर देता है। वह परिवार कल्याण कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है। परिवार नियोजन के मार्ग में आने वाली बाधाएं उपभाग देखते हम। जनन क्षमता के निर्धारक तत्वों के अंतर्गत वर्णित अधिकांश कारण परिवार नियोजन की स्वीकृति में इसका अर्थ जनन क्षमता नियंत्रण होता है, बाधक का काम करते हैं। ये बाधाएं हैं भाग्य विधाता, बाध्यता, भारतीय संस्कृति और भारतीय मतों में बच्चों पैदा करने पर जोर दिया जाता है। इसके साथ ही कतिपय परिवार नियोजन की विधियों का उपयोग भी कई कठिनाई खड़ी करती हैं। संभावित प्रतिकूल प्रभाव, बुरे गुण या उनका उपयोग जैसा कि अनुशासन चाहती हैं को देखते हुए विधियां समान रूप से प्रभावी भी नहीं होती। जहाँ स्त्री या पुरुष का बाध्यकरण 100% प्रभावी माना जाता है, IUD जैसी विधियां 95% प्रभावी हैं। खाने वाली गोलियां लगभग 100% प्रभावी हैं, परंतु इससे नियमित रूप से खाना जरूरी होता है और पारंपरिक गर्भ निरोध या
कंडोम मात्र 50% प्रभावी हैं। इनका सहज उपलब्धता और सेवा परिवार नियोजन के अभ्यास अथवा स्वीकृति के लिए एक आवश्यक शर्त है। इन सेवाओं और वस्तुओं की सहज उपलब्धता के अभाव में लोग चाहकर भी परिवार नियोजन को नहीं अपनाना चाहते। भारत की जनसंख्या नीति। भारत विश्व का पहला देश है जहां एक पूर्ण रूप से सरकार समर्थित परिवार नियोजन कार्यक्रम है। यह प्रगति रात भर में नहीं हुई। इसकी बुनियाद 20वीं सदी के आरंभ में डाल दी गई थी। दोस्तों, स्वतंत्रता पूर्व के समय में अभिजात बुद्धिजीवी भारतीयों में जनसंख्या की समस्या के प्रति अपना ध्यान और गर्भ नियंत्रण की बात पर समर्थन किया। यद्यपि उनके ब्रिटिश शासक इस विवादास्पद के मुद्दे से अलग रहे। गर्भ नियंत्रण के लिए सहयोग स्पष्ट था कि जब 1945 में सर जोसेफ मौर्य की अध्यक्षता में स्थापित स्वास्थ्य सर्वेक्षण और विकास समिति ने यह प्रस्ताव किया कि मां और बच्चों में सुधार के लिए गर्भ नियंत्रण सेवाएं मुहैया कराई जानी चाहिए। बुद्धिजीवियों की ओर से यह दबाव कि सरकार गर्भ नियंत्रण स्तर पर विस्तृत सूचना और इसके अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए एक नीति निर्धारित करे। स्वतंत्रता पूर्व के समय में यह विचार बढ़ रहा था। आगे देखते हम परिवार कल्याण कार्यक्रम की उपलब्धियां। देश में मार्च 1989 तक परिवार नियोजन की विधियों द्वारा सुरक्षित किए गए दंपतियों की संख्या 64.79 मिलियन आंकी गई थी, जो अनुमानित 138.9 मिलियन सक्षम दंपतियों प्रजनन आयु समूह 15 से 44 की पत्नियों के साथ की 46.7% थी। विभिन्न विधियों के उपयोग की अप्रभावता का आकलन करने पर जो बाध्यता और खाने वाली गोलियों के लिए 100%, आईयूडी के लिए 95%, परंपरागत निरोधक या कंडोम के लिए 50% माना गया था। मार्च 1989 तक प्रभावकारी सुरक्षित किए गए दंपतियों की संख्या 58.14 मिलियन था। कुल सक्षम दंपति की 41.9% थी। बाध्यकरण सर्वाधिक स्वीकृति एवं व्यापक विधि है जो 29.8% सक्षम दंपतियों को सुरक्षित करती है। पूरे सक्षम दंपतियों में से 5.9% आईयूडी के द्वारा पूरी तरह सुरक्षित किए जाते हैं, 95% परंपरागत गर्भ निरोधक द्वारा और 1.7 खाने वाली गोलियों द्वारा। ठीक है, इससे यह परिलक्षित होता है कि सामान्यतः औरतों की सर्वाधिक प्रजनन अवधि 29 वर्ष बीत जाने और दंपति के द्वारा सरकार द्वारा प्रतिपादित 2 बच्चों की सीमा पार कर जाने के बाद ही परिवार नियोजन स्वीकार किए जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने ESO के चैप्टर 4 को कंप्लीट किया। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ आया है। तो इस आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।